नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नितेश राज। आज हम बात करेंगे नेबुलाइजेशन के बारे में। नेबुलाइजेशन करने के क्या फायदे हैं? आजकल ऐसे भी ठंडी का मौसम आ रहा है, इसमें जो है अस्थमा और सीओपीडी की बीमारी और जो एलआरटीआई जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस ये सब काफी ज्यादा होते हैं। तो इस कंडीशंस में जो है नेबुलाइजर बहुत अच्छा काम करता है। और नेबुलाइजर में क्या दवाइयां देते हैं, कैसे जो है ये काम करता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। बच्चों में भी यूज किया जाता है बहुत कॉमनली, बड़ों में भी यूज किया जाता है। जिस एरिया में जो है बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है और जिन बच्चों को बार बार जो है सर्दी खांसी जुकाम रिकरेंट कोल्ड एंड कफ होता रहता है, उनमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। तो देखिए पहले कि कैसे ये काम करता है। ये आप देख रहे हैं कि ये नेबुलाइजर मशीन है। इसको ओवरऑल बोलते हैं नेबुलाइजर कंप्रेशर सिस्टम बोलते हैं। ये कंप्रेशर है और मैं भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे काम करता है ये नेबुलाइजेशन मशीन। इससे पहले एक चीज आपको बताऊंगा मैं, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन होगा कि क्यों हम नेबुलाइजर मशीन लेके क्यों घूमेंगे अगर हमारा काम जो है एमडीआई मतलब मीटर डोज इनहेलर। मीटर डोज इनहेलर मतलब ये जो मीटर डोज इनहेलर है, इससे अगर काम हो जाए, या रोटा कैप से, जो ये होता है रोटा कैप जो होता है, ये कैप्सूल इसके अंदर होता है रोटा कैप, और ये रोटा हेलर होता है मशीन, इसमें डाल के कैप्सूल तोड़ते हैं। तो अगर इन दोनों से काम हो जाए, जैसे कि ये पर्सन अगर ले रहा है वो, तो इन दोनों से अगर काम हो जाएगा तो हमको नेबुलाइजेशन की जरूरत कब पड़ती है? देखिए हर चीज के कुछ ना कुछ बेनिफिट है और कुछ ना कुछ जो है उसके घाटे हैं। अब जैसे कि इसका बेनिफिट क्या होगा, चाहे तो आप एमडीआई की बात करें, मीटर डोज इनहेलर, एमडीआई बोलते हैं इसको, मीटर्ड डोज इनहेलर। इसमें मीटर लगा हुआ रहेगा, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, यहाँ देखिए ये मीटर्ड है, ये डोज जो है मीटर्ड है, लिखा हुआ है कितना आपने लिया ये दिया रहता है। तो मीटर डोज इनहेलर बहुत लोगों को आप देखते होंगे ये कैरी करते हैं, या इसको बोलते हैं कि हम रोटा कैप विथ रोटा हेलर, ये रोटा हेलर है। इससे क्या दिक्कत हो रहा था कि हमको नेबुलाइजेशन पे आना पड़ा या नेबुलाइजर मशीन घर में रखना पड़ा। देखिए इसके तो बहुत फायदे हैं। पहला तो ये है कि पोर्टेबल है, पॉकेट में लेके भी आप घूम सकते हैं। सडन आपको सांस की तकलीफ हुई तो वो दवाइयां जो है जो दी जाती हैं, दैट इज बीटा एगोनिस्ट, दैट इज लीवोसाल्बुटामोल जो होता है, या सैल्बुटामोल होता है, या स्टेरॉइड्स होता है, वो भी मिला हुआ रहता है, फोराकॉर्ड जो बताया। तो इसमें जो है बुडिसोनाइड जो है स्टेरॉइड है और ये बीटा एगोनिस्ट है। तो ये चीजें मिली रहती हैं। लेकिन बात यह है कि अगर हम फोराकोट की बात करें तो ये तो आपका देगा, अंदर में जाएगा, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट है। क्या? पहला कि इसको लेने का तरीका अलग है। तरीका जो है छोटे बच्चे नहीं समझ पाते हैं और बड़े लोगों में भी परेशानी होती है। अब लेने का तरीका क्या है? अगर प्रॉपर तरीका तो बहुत लोग यूज ही नहीं करते हैं। कैसे? तो लेने के लिए आपको पहले जो है मतलब पूरा एक्सेल कर देना है, हवा मुंह से जो है पूरा निकाल देना है, नाक से मुंह से पूरा हवा निकालना है। फिर इसको जो है माउथ में रख के और प्रेस करना है, और प्रेस करने के साथ में ही खींचना है। जैसे लगेगा कि सांस ले रहे हैं और मुंह से भी नाक से भी खींचिए आप उसको, और उसके बाद 10 सेकेंड तक आपको होल्ड करना है। होल्ड करके रखिएगा, फिर उसके बाद सांस छोड़ा जाता है। इतना कोऑर्डिनेशन जो है ना बच्चा नहीं कर पाएगा। बच्चे को आप इतना समझा नहीं सकते हैं, 5 साल 6 साल के बच्चे को, कि आप इतना कोऑर्डिनेटेड तरीके से आप करो और ऐसे लो। तो इसलिए उसमें इफेक्टिव नहीं हो पाता है। वो भले ही स्प्रे कर लेगा बट वो पूरा खींचा नहीं, अंदर गया नहीं। अब अंदर गया नहीं तो हम जो बीटा 2 एगोनिस्ट दे रहे हैं, लीवोसैल्बुटामोल, सैल्बुटामोल, ये कब सिरप में भी होता है। आप देखिएगा जो सिरप में एलएस लिखा रहता है, ग्रिलिंटस एलएस हो गया, या एस्कोरिल एलएस हो गया, या एम्ब्रोडिल एस, तो ये एलएस या एस, लीवोसैल्बुटामोल या सैल्बुटामोल, ये बीटा एगोनिस्ट होता है और हमारे लंग के अंदर जाके लंग का जो रास्ता जो नैरो हो गया है उसको खोलता है। तो सांस लेने में आपको आसानी होती है, तकलीफ कमता है। ये भी करता है। और जो स्पुटम है, ये जो बलगम जमा है, इसको भी पतला करता है। तो जो स्पाज्म है उसको कम किया, और कुछ बलगम को भी ये पतला करता है। तो ये काम करता है जो बीटा 2 एगोनिस्ट, दैट इज लीवोसैल्बुटामोल या सैल्बुटामोल, या यहां देखिए फॉर्मेटोरोल मिला हुआ है। तो घाटा में ये देख लीजिए कि आपका कोऑर्डिनेशन अच्छे से नहीं होगा। दूसरा है कि जब भी आप पफ लेते हैं, जैसे ही आप मारते हैं, जैसे ये पर्सन जो है ये ले रहा है, क्या आपको दिख रहा है? जैसे ये पर्सन ले रहा है तो आप देखिए कि ये लेते ही जो है
ये जैसे ही ये आदमी ले रहा है तो लेने के बाद क्या होता है ना कि बहुत तेजी से जो है इसके अंदर प्रोपेलेंट होता है, प्रोपेलेंट। वो प्रोपेलेंट, वो जो मिस्ट है, जो एरोसोल है, उसको प्रोपेल करता है हमारे अंदर ताकि अंदर में लंग्स तक जाए। तो बहुत बार ना हमारे जो जो ओरोफैरिंग्स होता है, जीभ के बहुत पीछे में जो बोले फैरिंग्स में, वहां जमा हो जाता है। तो वहां ये जमा हो गया, तो एक तो ये साइड इफेक्ट। इसीलिए बहुत बार हम लोग बोलते हैं कि आप जो इनहेलर लेते हो उसके बाद आप गार्गल कर लो। और जब भी एक्यूट की बात आती है, काफी तकलीफ में है, सांस में तकलीफ हो रहा है, ऑक्सीजन सेचुरेशन कम है, वहां ये कारगर नहीं है, डोज भी कम होता है। और वहां ये कारगर इसलिए नहीं है, पर्सन खुद तकलीफ में है, पर्सन खुद हांफ रहा है, और आप उसको बोलिएगा कि सांस खींचिए, सांस थोड़ा देर रोक के रखिए, फिर छोड़िए, ये सब नहीं फिजिबल हो पाता है। इसीलिए जो है सेम इसी तरह से जो है ये रोटा हेलर है, बस बाकी सब चीज सेम है, इसमें प्रोपेलेंट ये सब नहीं है। इसमें एक कैप्सूल होता है, एक छोटा कैप्सूल, और ये कैप्सूल हम लोग इसमें डालते हैं, ये जो ग्लास कांच जैसा दिया हुआ है इसमें डालते हैं और वो तोड़ देते हैं, तो व्हाइट पाउडर दिखता है। और व्हाइट पाउडर को जो है मुंह में लेके और खींच लेते हैं, करके सक कर लेते हैं। तो इससे एक फायदा ये हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि कोऑर्डिनेशन का बहुत ज्यादा जरूरी इसमें जितना है इसमें नहीं है। इसमें उतना कोऑर्डिनेशन का जरूरत नहीं है कि जैसे मुंह में लिए और उसके बाद जैसे हम मारेंगे और खींचेंगे रोकेंगे, ये नहीं, तो इतना इसमें नहीं करना है, इसमें सीधे खींचना है। लेकिन इसके साथ एक परेशानी ये है कि ये भी पीछे जाके जमता है, क्योंकि डस्ट जैसा रहता है, ये कैप्सूल के अंदर डस्ट जैसा रहता है, तो ये भी पीछे जाके जमा। और पर्सन को खींचना है, तो खींचना है मतलब कि जिसका रेस्पिरेटरी एफर्ट अगर अच्छा होगा, ओल्ड एज आदमी को ऑलरेडी जो है दुबला पतला अगर है या एस्थमेटिक है काफी दिनों से, ओल्ड एज आदमी को बोलिएगा कि जोर से खींचिए तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए इसका घाटा मेनली दो आप बोलिए, पोर्टेबल तो है ही, कैरी कर सकते हैं आप, अच्छी बात है। प्रोपेलेंट्स का यूज नहीं होता है, ये भी अच्छी बात है। तो रोटा हेलर का जो होता है, रोटा हेलर का बेनिफिट आप देख सकते हैं कि इतना कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं है जितना जो है मीटर्ड डोज इनहेलर में है, इतना कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं है। इसीलिए अब बात आती है कि जो बच्चा जो है कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएगा, अच्छे से कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाए, या जिसका इंस्पिरेटरी एफर्ट अच्छे से वो खींच नहीं पाए, तो इन सब कंडीशंस में, या जिनको एक्यूट काफी ज्यादा तकलीफ शुरू हो गया है, क्योंकि इसमें काफी लो डोज होता है, ये सब मेंटेनेंस के लिए आता है। एक्यूट में सडन जो तबीयत खराब हुई, सांस में तकलीफ हुई, अस्थमा बढ़ गया, एक्यूट एक्सर्बरेशन हो गया सीओपीडी का या अस्थमा का या एलआईटीआई जो भी हुआ, तो उस कंडीशंस में ये एक्यूट कंडीशन के लिए नहीं। अब जरूरत आती है आपको नेबुलाइजर की। तो ये देख रहे हैं आप, ये है नेबुलाइजर कंप्रेशर सिस्टम, ये कंप्रेशर है उसका। और नेबुलाइजर में क्या होगा कि जो लिक्विड डाला जाएगा, रेस्प्यूल्स में आता है वो लिक्विड, जैसे कि लिवोलिन का आता है, बुडेकॉट का आता है, वो लिक्विड आता है। वो लिक्विड मैं आपको दिखाऊंगा, ये ऐसा लिक्विड होता है, ऐसा लिक्विड होता है, ऐसा लिक्विड आपको दिख रहा होगा। और इसको हम तोड़ के ये जो लिक्विड दिख रहा है उसको हम डालते हैं। कैसे ये मशीन काम करता है देखिए, थोड़ा सा देखिए, बहुत आसान है ये तो आपका ऑब्वियसली ये तार है, तो ये इलेक्ट्रिक के लिए बना हुआ है, इलेक्ट्रिक उस करंट के लिए उसमें दे दीजिए। ये आपका ऑन ऑफ के लिए बना हुआ है, देखिए पीछे ऑन ऑफ के लिए बना है। यहां आप अगर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये जो कंप्रेशर सिस्टम है, यहाँ से कंप्रेस्ड एयर निकलेगा इसके थ्रू, और होते हुए इस तार से होते हुए कहा जाएगा आपके मास्क में, और ये मास्क आप पहन लीजिएगा। अब यहाँ पे जो है ये ध्यान दीजिएगा, मैं इसको यहाँ रख के दिखाता हूं। यहाँ पे जो कंप्रेशर सिस्टम से हो गया तो इसमें कंप्रेस्ड एयर आएगा। अब यही मेन है कि ये जो होता है, यहाँ पे आपको लिक्विड डालना होता है। कौन सा लिक्विड? ये मैंने जो दो लिक्विड बोला, इसको जो है तोड़ा जाता है, इसको जो है ऊपर में देखिए, नीचे बड़ा है ऊपर में छोटा है, इसको घुमा के जो है हाथ से तोड़ते हैं और ये लिक्विड इसमें डालते हैं। सेम इसी तरह से जो है एक और लिक्विड, जैसे कि बुडेकॉट हो गया, बुडिसोनाइड, और जो है आप एक डिओलिन डाल सकते हैं, जैसे सैल्बुटामोल रहता है उसमें, ये भी है, इसको तोड़ के आप डाल दीजिए। दोनों लिक्विड आपने डाल दिया, एक आपने स्टेरॉइड का डाल दिया, एक आपने जो है बीटा एगोनिस्ट का, एक मतलब कि एंटी इंफ्लेमेटरी है स्टेरॉइड, और एक है कि सांस का नली जो क्लोज टाइप का हो गया है, नैरो हो गया है, उसको ओपन करेगा बीटा एगोनिस्ट। बहुत बार हमको
स्टेरॉइड की जरूरत नहीं भी पड़ती है तो सिर्फ हम इस केस में जो है लीवोसैल्बुटामोल, लिवोलिन डाल देते हैं। उसका भी अलग अलग डोज आता है, बच्चों में बड़ों में अलग अलग करके डोज आता है। अब ये डालने के बाद इसको हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज करके देखिए ये बच्चे के लिए है, तो ये क्लोज करने के बाद जो है फिर बच्चे को ये पहना देंगे और मशीन ऑन करेंगे। यहां से जो है हवा, ये जो लिक्विड है वो वेपोराइज होता जाएगा और बच्चा जो है उसको लेता रहेगा। बच्चा रो रहा है या हंस रहा है, कुछ भी करे, एनी हाउ सांस तो लेगा ही और उसके थ्रू वो चला जाएगा अंदर में और ये काम करेगा। 2 बार 3 बार करके जो है सारा दिन में दिया जाएगा। कब कब देंगे? अगर एस्थमा का एक्यूट एपिसोड्स आ गया है, अगर ओल्ड एज जो भी है, एस्थमा है, सीओपीडी है, उस कंडीशंस में दिया जाएगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, खासकर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, कफ वफ बहुत ज्यादा जमा हुआ है, घर घर आवाज कर रहा है, तो उस कंडीशंस में भी लिवोलिन देके करते हैं। और लिवोलिन वाला ही कफ सिरप भी हम लोग ग्रिलिंटस एलएस या चेरिकॉफ एलएस या स्कोरिल एलएस वो भी देते हैं। वही चीज जो है यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में है और आप भाप लीजिएगा और भाप लेने से जो है आपका लंग्स के अंदर जाएगा और लंग्स के रास्ते को खोलेगा। अगर वही स्टेरॉइड रहेगा, बुडेकॉट रहेगा, तो लंग्स में जो सूजन है, फेफड़े के अंदर जो सूजन हो गया है, इन्फेक्टिव जो है एटियोलॉजी और इन्फ्लामेटरी एटियोलॉजी के चलते सूजन हुआ है, उस सूजन को कम करेगा। फायदा क्या होगा? आप बोलिएगा कि भाई टैबलेट अगर आप स्टेरॉइड का लीजिएगा, प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन या ओमनाकोटिल, वाइसोलोन, कुछ भी लीजिएगा, वो पेट में जाएगा, पेट में जाने के बाद खून में जाएगा और खून में जाने के बाद उसका साइड इफेक्ट होगा, क्योंकि चारों तरफ वो घूमेगा बॉडी में और उसका साइड इफेक्ट होगा। ये जो है डोज बहुत कम होता है, बहुत कम, 0.5 1 ऐसे होता है बुडेकॉट का। तो जो बुडेकॉट का जो डोज आता है 0.5 और 1 जो है मिलीग्राम, वो जो है अगर लेगा कोई भी, इनहेल करेगा, तो साइड इफेक्ट बहुत कम होगा, क्योंकि ये लोकल एरिया जहां उसको काम करना है लंग्स में वहीं तक काम करेगा, पेट के अंदर नहीं जाएगा, गैस नहीं करेगा, जो है बाकी स्टेरॉइड का साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो इसीलिए जो है हम लोग इसको देते हैं। ये जो है बड़ों के लिए भी आता है, छोटे बच्चों के लिए भी आता है। हॉस्पिटल्स में हम लोग इसी का यूज करते हैं। अब इसी में जो है एक और चीज है कि एक और लिक्विड डाल सकते हैं। किसी का कफ अगर बहुत गाढ़ा है तो म्यूसिनेक नाम से आता है, म्यूसिनेक नाम से जो है रेस्प्यूल्स आता है, वो भी डाला जा सकता है। तो वो इनहेल करेगा, अंदर में जाएगा लंग्स के अंदर और जो गाढ़ा कफ है उसको पतला कर देगा। तो चाहे आप बीटा 2 एगोनिस्ट डाल दीजिए, लीवोसैल्बुटामोल, सैल्बुटामोल, चाहे आप इसके अंदर इनहेलेशनल स्टेरॉइड्स डाल दीजिए, बुडिसोनाइड डाल दीजिए, दैट इज इनहेलेशनल स्टेरॉइड, बुडेकॉट, चाहे आप जो है म्यूकोलाइटिक एजेंट डालिए, दैट इज जो एसिटाइल सिस्टीन, म्यूसिनेक नाम से आता है, तो आप कुछ भी डाल के, बहुत बार जो है 3% नॉर्मल सेलाइन, 3% एनएस, ये भी देते हैं हम। किसी का कफ निकालना है, कफ नहीं निकल रहा है, स्पुटम टेस्ट कराना है, या किसी को बहुत ज्यादा गाढ़ा कफ हो गया है, तो 3% NaCl भी काम करता है उसमें। 3% NaCl जो लिक्विड है इसमें दे देंगे, वो वेपोराइज होके जाएगा लंग्स में और फिर जो है कफ पतला होगा। तो जैसे ये पिक्चर में जो आप देख रहे हैं कि बुडिसोनाइड है, दैट इज बुडेकॉट है और 1 मिलीग्राम है। 1 मिलीग्राम जो है 12 ईयर से ऊपर जो एडल्ट है उनको 1 मिलीग्राम जो है ये लिक्विड रेस्प्यूल्स, इसके अंदर रेस्प्यूल्स रहेगा, 5 जो है रेस्प्यूल्स रहेगा, ऐसा रेस्प्यूल्स रहेगा इसके अंदर। और इसको फिर इससे जो है हम लोग तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद वो लिक्विड उसमें डाल देते हैं। तो ये जो हो गया बुडिसोनाइड, ये स्टेरॉइड हो गया बुडेकॉट। और अगर लेस देन 12 ईयर है तो उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि 0.5 जो है मिलीग्राम वो वाला दें, उसका 0.5 वाला भी रेस्प्यूल आता है। ये जो आप देख रहे हैं ये है लीवोसैल्बुटामोल, लिवोलिन नाम से बहुत कॉमनली पाया जाता है। ये बीटा 2 एगोनिस्ट है। लंग्स का जो स्पाज्म हुआ है इसको ये ओपन करता है, जो नैरो हो गया है रास्ता इसको खोलता है, सांस में तकलीफ को कम करता है। और यही प्रॉब्लम तो आपको एस्थमा में और एक्यूट एक्सरवेशन ऑफ सीओपीडी में होता है, और बहुत बार LRTI जो है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में होता है। 3 फॉर्मुलेशन में आते हैं, 0.3 का डबल 0.6 और उसका डबल जो है 1.25। तो ये तीनों फॉर्मुलेशंस अगर यूजुअली 6 साल से कम के बच्चों को बोला जाता है यूजुअली नहीं देना है, बट प्रैक्टिकली देखा गया है कि 6 साल से कम का अगर बच्चा है तो उस कंडीशंस में 0.3 जो होता है उसका हम लोग नेबुलाइजेशन करते हैं। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये 0.63 है। अगर 6 ईयर से ऊपर है तो 0.63, और अगर जो है एडल्ट है
तो फिर 1.25 करके जो है उसमें तोड़ के डालते हैं और उसका नेबुलाइजेशन लेने के लिए बोलते हैं। तो इसमें भी साइड इफेक्ट थोड़ा बहुत वही वाला होगा। क्या होता था, हाथ थोड़ा कांपने लगता है, कभी कभी ठंडा भी लगने लगता है पेशेंट्स को, कभी कभी हार्ट का रेट बढ़ जाता है, घबराहट थोड़ा होता है। तो यही सब कॉमन थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट्स देखने को मिलता है, हालांकि डोज बहुत कम होता है, इसीलिए तुरंत जो है ठीक भी हो जाता है। एक और स्टडी हुई और देखा गया कि जिन बच्चों को बार बार सर्दी जुकाम खांसी चेस्ट में इन्फेक्शन बार बार जो है लंग में इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बार बार अगर होता है, तो उनके घर में अगर ये मशीन रहता है तो हॉस्पिटलाइजेशन जो है, ये मशीन मतलब नेबुलाइजेशन मशीन अगर रहता है तो हॉस्पिटलाइजेशन का रेट कम हो जाता है। ये चीज देखा गया। तो नेबुलाइजर मशीन खासकर उनको रखना ही चाहिए जिनके बच्चे, स्पेशली छोटे बच्चों में खासकर शुरुआती कुछ एज तक 8 to 10 ईयर्स तक जो है रिकरेंट कोल्ड एंड कफ ये सब होते रहता है, ड्यू टू वेदर भी बहुत बार और ड्यू टू पॉल्यूशन भी। तो उस कंडीशंस में अगर ऐसा होता है तो आप डॉक्टर से सलाह लें और आपको ये बोलेंगे कि ये नेबुलाइजेशन कर लीजिए, एंटीबायोटिक्स नहीं भी जरूरत पड़ेगा, नेबुलाइजेशन दिया जाएगा, कफ सिरप दिया जाएगा, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाता है। उसमें नेबुलाइजेशन का बहुत अहम रोल है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।